गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव की। और पिछले क्लास में हमने देखा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या था और उसके आधार पर बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अल्पांश के लिए क्या होती है। तो आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम का यूज़ करके हम किसी भी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं ऋजुरेखीय चालक तार। तो ऋजुरेखीय चालक तार मतलब नाम से ही स्पष्ट है, ऋजुरेखीय चालक तार मतलब एक ऐसा चालक तार जो एकदम सीधा या स्ट्रेट होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ एक ऋजुरेखीय चालक तार ले रहे हैं जिसमें हम कैपिटल आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो तीव्रता का निर्धारण हुआ था वो किसी अल्पांश के लिए था, इसलिए हम यहाँ एक अल्पांश dl सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस अल्पांश के कारण एक अन्य बिंदु जो P है इस पर हमने तीव्रता का निर्धारण करना है। तो जो P है वो उसकी न्यूनतम दूरी स्मॉल r है, जबकि ये कोण थीटा बना रहा है। जबकि अल्पांश की जो दूरी है वो मान लो किसी बिंदु से स्मॉल d है। तो इस स्थिति में हमको पूरे चालक तार के लिए निकालना है। तो हमें ये पता है कि अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से बायो-सेवर्ट के नियम से हम निकाल चुके हैं कि dB = μ0 अपन 4 पाई IDL sin थीटा अपन r का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये एक अल्पांश के लिए था और हमको संपूर्ण चालक तार के लिए निकालना है, तो कहीं ना कहीं इसको समाकलन करना पड़ेगा और समाकलन करने से संपूर्ण चालक तार का निर्धारण किया जा सकता है। किंतु सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि यहाँ dl अल्पांश ये भी चर राशि के रूप में है, थीटा चर राशि के रूप में है और r चर राशि के रूप में है। तो कहीं ना कहीं दो चर राशियाँ हैं, तीन चर राशियाँ हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष उनका समाकलन पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन चार राशियों की संख्या है वो कम कर सके। तो हम क्या करते हैं कि B से एक लंब खींच देते हैं और ये BC जो है वो लंब होगा AP पर। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण होगा त्रिभुज ABC में। अगर हम त्रिभुज ABC में देखें तो साइन थीटा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब BC लंब हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो AB जो होगा यहाँ कर्ण हो जाएगा। तो इसके आधार पर BC का जो मान होगा वो निर्धारित नहीं है, जबकि AB का मान हमारे पास है DL। तो इसके आधार पर BC बराबर हो जाता है DL sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। और वही समकोण त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर भी एक निर्माण हो रहा है कि BCP में। तो त्रिभुज BCP में अगर हम BCP में देखें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ कोण अल्फा माना जा रहा है तो ये कोण हम ले सकते हैं D अल्फा। तो साइन D अल्फा इज इक्वल टू, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो फिर से BC यहाँ पर लंब हो जाएगा और ABP जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से BC अपन R ये लिखा जा सकता है। तो BC इज इक्वल टू R साइन D अल्फा। किंतु चूंकि D अल्फा एक सूक्ष्म कोण है, अगर D अल्फा सूक्ष्म कोण है तो साइन D अल्फा का जो होगा वो उसको माना जा सकता है D अल्फा। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में हम यहाँ ध्यान दें, हमारे पास BC जो निकल के आ जाएगा वो R D अल्फा हो जाएगा। ये समीकरण हम 2 देते हैं। तो चूंकि BC बराबर DL sin थीटा और BC बराबर R D अल्फा है, तो इन दोनों की जगह समीकरण 1 व 2 से DL साइन थीटा इज इक्वल टू R D अल्फा लिखा जा सकता है। और हम अगर वैल्यू को पुट अप करते हैं तो DB इज इक्वल टू μ0 अपन 4 पाई I DL साइन थीटा की जगह R D अल्फा अपन R का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें μ0 अपन 4 पाई I D अल्फा अपन R। अभी भी अगर देखा जाए तो अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, किंतु R
फिर से एक चर राशि मौजूद है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस r को भी हटा सके। अगर r हट जाता है तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो r को हटाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे, ये त्रिभुज ओ बी पी जो दिखाई दे रहा है उस त्रिभुज में हम जाते हैं। त्रिभुज ओ बी पी में, इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज ओ बी पी में अगर हम देखें तो cos अल्फा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा हो जाएगा OP और कर्ण जो हो जाएगा वो BP होगा। तो OP के जगह हमारे पास है D और BP के जगह R है। तो इसके आधार पर ये लिखा जा सकता है cos अल्फा अपन D बराबर 1/r। इस D को हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं तो cos अल्फा अपन D बराबर हो जाएगा 1/r। तो 1/r की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में जैसे भी मान रखते हैं हम, तो dB बराबर μ0/4 पाई i 1/i तो रहेगा ही 1/r की जगह cos अल्फा d अल्फा बटे d। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर cos अल्फा के रूप में है, जबकि d जो है तो d एक निश्चित डिस्टेंस है, एक कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं संपूर्ण चालक तार के लिए। तो संपूर्ण चालक तार के लिए, तो संपूर्ण चालक तार की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तो हम जो है स्टार्टिंग अगर यहाँ से करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ कोण जो बन रहा है हमारे पास अल्फा है और यहाँ जो कोण बन रहा है वो हम मान लेते हैं अल्फा n है। तो अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो संपूर्ण चालक तार के लिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हो जाएगा। तो संपूर्ण चालक तार के लिए जो हमको करना है B = अल्फा 1 से अल्फा n तक का इंटीग्रेशन करेंगे dB का, या ये लिखा जा सकता है अल्फा 1 से अल्फा n। dB की जगह हमारे पास है μ0/4 पाई i cos अल्फा d अल्फा बटे d। अब इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं है हमें, तो ये डायग्राम हम मिटा देते हैं। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ अगर देखें तो B, अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। μ0/4 पाई i cos अल्फा i/d, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो μ0/4 पाई i/d अल्फा 1 to अल्फा n cos अल्फा d अल्फा। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी तो बाहर आ गई और b बराबर हमारे पास μ0/4 पाई i/d अल्फा 1 to अल्फा n cos अल्फा होता है। तो हमको ये अच्छे से पता है कि cos अल्फा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin अल्फा, तो i/d तो ये हो जाएगा sin अल्फा और अल्फा 1 से अल्फा n तक। यहाँ ध्यान दें μ0/4 पाई i/d, तो अल्फा की जगह सबसे पहले ऊपर की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे अल्फा n, तो साइन अल्फा n माइनस फिर अल्फा की जगह अल्फा 1 सिलेक्ट होगा तो साइन अल्फा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो किसी द्विरेखीय चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा B = μ0/4 पाई i/d साइन अल्फा n माइनस साइन अल्फा 1। अब अगर अनंत ऋजुरेखीय चालक तार, अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार है तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं उसको भी। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के लिए, तो अनंत लंबाई मतलब अगर ऋजुरेखीय चालक तार की हम लंबाई अनंत कर देते हैं तो निश्चित तौर पे बिंदु P पर इससे जो भी कोण बन रहा है वो अनंत मतलब नॉर्मल सी बात है वो एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा और समानांतर होगा तो उनके मध्य जो कोण बनेगा वो π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा n = +π/2 और अल्फा 1 माइनस π/2, एक धनात्मक ऊपर की दिशा में और दूसरा ऋणात्मक नीचे की दिशा में, तो +π/2 और नीचे -π/2। तो यहाँ से B का जो मान हो जाएगा वो μ0/4 पाई i/d साइन π/2 माइनस साइन -π/2।
अब हमको ये पता है कि साइन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 का जो मान होता है वो +1 होता है। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू0 अपन 4 पाई आई अपन डी। साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस साइन थीटा के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस, और फिर से साइन पाई बाई 2 हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू म्यू0 अपन 4 पाई 2i अपन डी। ये किसी भी अनंत लंबाई के रिजिड रेखीय चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक होगा।